हाय, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और ये लास्ट मोमेंट होता है, जैसे जेई का तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, मेंस के तो अब कुछ नीट वाले बच्चे जो हैं, तो उनके लिए ये जो भी बच्चा रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। आज तो हम खैर जो जो जब आप एसी सर्किट में यहाँ से सवाल आता है, जनरली यहीं से आता है, पावर वाले उससे। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कहाँ आई आर एम एस लें, कहाँ आई नोट लें सर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सर इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं आंसर। इससे में क्योंकि तुम जब निकालते हो आई आर एम एस तो कैसे होता है आई नोट बाई रूट 2, तो रूट 2 के फैक्टर का फ़र्क आता ही आता है बच्चों से, ये गड़बड़ होती है। तो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। आप ये समझें कि पहली बात तो, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी बच्चा कभी भी कॉम्पिटिटिव जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, नीट का हो या कोई भी बच्चा हो, तो क्योंकि अब तो ज़्यादा फोकस इस सीरीज़ का नीट बेस पे ही रहेगा, क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम है तो वही ओरिएंटेड रहेगा सारा कुछ। तो है क्या कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो जैसे एक सवाल नहीं बन रहा, फिर आप अगले पे गए तो वो भी नहीं बन रहा, तो बच्चा क्या है ना, पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। और वो दिमाग में कैलकुलेट क्या करता है कि 8 नंबर का तो गलत ही हो गया, या बन नहीं रहा है मेरे से, तो 720 में से 8 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, क्योंकि वहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा। तो ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे नहीं बन रहा तो शायद क्या पता सबसे ना बन रहा और पेपर टफ हो। जैसे इस बार 2025 में मेरिट कहाँ गई है तुम्हें भी पता है, बहुत नीचे आई है। उससे पिछले साल 650 पे भी एडमिशन नहीं हो रहा था जनरल कैटेगरी में। तो कहने का मतलब ये है, आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहली बात है पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं आना है। आपने बस अपना पेपर करना है, साइड वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और बस गर्दन नीची करके अपने पेपर पे ध्यान रख के अटेम्प्ट करते रहो। दूसरी बात, फिर अभी जैसे आप मॉक ड्रिल वगैरह दे रहे हो, या इस सीरीज में भी आप या अपनी कोचिंग्स के टेस्ट दे रहे होंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक मैं आपको बात बता देता हूँ, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। जैसे बच्चे क्या सिचुएशन में रहते हैं कि सर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हर बार टेस्ट देने जाती हूँ, मैं देने जाता हूँ सर, मार्क्स नहीं आते। तो उसका रीज़न ये है बच्चे, कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन एग्ज़ाम का देने का मीनिंग जो होता है और इम्प्रूव करने का जो मीनिंग है, वो कुछ इस तरीके से है कि आपने पेपर दिया, पेपर देके आपसे मैं कह रहा हूँ, जैसे फिजिक्स की बात करें तो 45 क्वेश्चन है और आपसे 30 ही बने। लेट्स सपोज आपसे 15 क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं, आप घर आओ, घर आके वो 15 सवाल आप देखो कि आपसे क्यों नहीं बने, आप किस कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो। क्या पता आपने कॉन्सेप्ट ही गलत सीख लिया हो, उसको थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन करो, अपने रेस्पेक्टिव टीचर से वो डाउट जाके पूछो जहाँ भी आप कोचिंग वगैरह में कनेक्टेड होंगे। तो ये एक प्रॉपर वे होता है, चैनल होता है इंप्रूव करने का। दिस इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू यू। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको धीरे 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 इंप्रूव करना है। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में ही आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बच्चे। तो हर चीज का थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और ग्रो आप तभी होगे। देखो, सब्र सबसे बड़ी चीज होती है, शांत रह के मेहनत करना सबसे बड़ी चीज होती है। सब नहीं कर पाते, लेकिन आप कर सकते हैं। तो वो चैनल यही है कि जब आप टेस्ट दो, अगला टेस्ट दिया, मान लो अगले टेस्ट में भी आपके 30 ही बने, 15 नहीं बने, कोई बात नहीं, इंप्रूव करो, सीखो। तो ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। अब मैं आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ, आज के टॉपिक की बात करता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताया, बच्चों के अंदर दिमाग में जो आता है वो यही होता है, कहीं आई नोट और कहीं आरएमएस, पता ही नहीं चलता सर कहाँ लेना है कहाँ नहीं। तो पहले मैं पावर की बात करता हूँ एसी सर्किट के अंदर। तो मैंने मान लिया V इज इक्वल टू वी एम। अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, कभी तो सवालों में ये गिवन होता है ऐसे कि आपने एसी सोर्स लगाया, और कभी आपको गिवन होता है 200 हर्ट्ज 50 वोल्ट, ऐसे गिवन हो गया। तो जब आपको ऐसे गिवन होता है तो ये वैल्यूज होती है 50 वोल्ट, यानी कि वी आर एम एस आपको गिवन है 50 वोल्ट। अगर ऐसे फंक्शन दे दिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। अब देखो, आप ध्यान से एक बात सोचो, पहले मैं यही कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर मुझे ये सवाल, इस तरह का सवाल आ गया मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, z तो मेरा निकल ही जाएगा। z क्या हो गया मेरा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। मानते हो नहीं मानते हो, आर एल सी सर्किट है, ऐसे निकलता है, ठीक है।
अब बात करते हैं आई की। अब आई में बच्चा कंफ्यूज होता है, आई निकाल, अरे भाई एक बात समझो, आप आई लिख लो सिंपल, और यहाँ लिखो आप वी बाई जेड। ठीक है, आप ये देखो अब आपको क्या गिवन है, आपको ये एम गिवन है ना, ये एम गिवन है, तो यहाँ वी एम लिखो आप। अब जब आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो वोल्टेज की, तो करंट भी तो मैक्सिमम ही आएगा। बच्चे क्या करते हैं, आई विल बी इक्वल्स टू आर एम एस वी एम बाई जेड, ये आंसर। अरे भाई पागल है क्या, ऐसा नहीं होता कि ये आर एम एस ही वैल्यू देगा, अरे जिसको तू डिवाइड करेगा वही तो वैल्यू मिलेगी। तू एक बात बता मुझे, तू मैक्सिमम वैल्यू ये ऐसे होता 20 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज कितनी है तेरी 20, तो 20 क्या है तेरी मैक्सिमम वैल्यू, और जेड की वैल्यू मान ले तेरी 2 है, तो 20/2 यानी कि 10 एम्पियर। अब जो 10 एम्पियर आई ये तेरी क्या आई, पीक वैल्यू आई, क्या आई तेरी पीक वैल्यू, और सवाल में तेरे को क्या रखा है, आई आर एम एस बताओ। ठीक है, तो आई आर एम एस कैसे निकालोगे, अब कन्वर्ट कर लो। आई आर एम एस क्या होता है, आई नोट बाई रूट टू, तो अब आपको आंसर जो टिक करना पड़ेगा 10/√2 यानी कि क्या 5√2। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो सवाल में दे रखा है वही आपको यूज करना है। थोड़ा अपन इसको वापस कर लेते हैं, गायब कर देते हैं। आई होप कि आपके ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा अपन इसको, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। चलेगी, तो आई होप कि मैंने आपको ये बात बता पाया हूँगा मैं कि आई एम है तो वी एम बाई जेड। अब अगर वी एम ले रहे हो तो भैया सीधी सी बात है, आई एम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पीक वैल्यू मिलेगी। आई आर एम एस कब मिलेगा, जब आप वी आर एम एस ले रहे होंगे बाई जेड। तो या तो इसको पहले आप, जैसे 20 था, आप पहले ही कन्वर्ट कर लो वी आर एम एस में, और नहीं तो पहले आई एम निकाल लो, आई एम निकाल लो वी एम से, और फिर बाद में कन्वर्ट कर लो। तो आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, आगे सवाल आएगा तो मैं उसके हिसाब से भी आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले हमने आई इतना मान लिया। अब मुझे पता है करंट में मैंने मान लिया कि फाई का कुछ फेज है, आरएलसी है, तो आरएलसी का कैसे होता है, ऐसे होता है ना आरएलसी का। ये अगर आप फेजर में बनाऊं तो हर चीज़ को फेजर से समझा करो, पूरे एसी को फेजर से अलावा लेक्चर्स भी हैं, आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको कोई इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आई है, तो यहाँ होता है तुम्हारा वी सी, यहाँ होता है वी एल, यानी कि आप यहाँ आर लिख सकते हो, आप यहाँ एक्स सी लिख सकते हो, आप यहाँ एक्सएल भी लिख सकते हो, एक्स सी एक्सएल एक्स सी। ठीक है, ये वी एल है। ठीक है, तो यहीं से आपका सारा डायग्राम सारा कुछ कवर हो जाता है। आर एल सी ये तो मैंने मान लिया कि जो आपका वोल्टेज आया वो यहाँ आ गया, ये वी आ गया। ठीक है, वी आर एम एस आ गई, ये टोटल मतलब ये नेट वोल्टेज आ गया तुम्हारा, ये फाई के साथ। ये आई और वी में तुम्हारा फेज आ गया। तो इसी बात को मैंने रिप्रेजेंट किया है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ये फाई का फेज आ गया। तो अब आप कैसे निकालोगे, वही, अब मुझे आई एम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वी एम बाई जेड, जेड की वैल्यू ये आ गई। फाई कैसे निकालते हो आप, ये ऐसे निकालते हो। ये फाई कब आया, जब मैंने एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी मान लिया, उस कंडीशन के हिसाब से ये आता है। ठीक है, अब अगली चीज चलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस मतलब जो इंस्टेंट पे वैल्यू है, तो आई और वी को सीधा मल्टीप्लाई करना है। जब आप यहाँ से निकालते हो, ये सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि हमें तो एवरेज पावर पूछा जाता है हमेशा इसके अंदर, बस ये इसलिए है ताकि इंस्टेंटेनियस पावर, पावर ये देखो 2 ओमेगा आ गई ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ये कई बार सवाल आ जाता है, इसलिए ये चीज़ कवर मैंने करी है। अगली चीज़ देखो, एवरेज पावर निकालने वाली। एवरेज पावर होता है आई एम वी एम, ये आपने किया। अब एवरेज कैसे निकालते हो आप, एवरेज आपको याद हो तो पी एवरेज जो निकालोगे आप, पी डी टी ऐसे डिवाइड बाई डी टी, ऐसे ही तो निकालते हैं हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जब मैं ऐसे करने लगा तो ये 0 dt और पी डी टी 0 to t, और ये डी टी कर लिया मैंने। साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा, इसको ओपन कर लिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये मल्टीप्लाई जब किया तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये बन गया। तो जब आप ये डी टी भी इधर इधर मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये डी टी है, तो साइन इसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर फंक्शन बनता है तो आपको याद है इसकी वैल्यू होती है हाफ, आप सीधा लिख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ। तो मैंने वही किया है, तो आप जब देखोगे तो ये क्या आया, देखो ध्यान से देखो, आई एम था, आई एम था। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या आर एम एस लूँ सर, मैं तो भूल जाता हूँ। अरे कुछ नहीं, रुक जा, अभी 2 मिनट रुक, शांति पकड़। आई एम वी एम बाहर निकाल लिया, अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, मैथ से भाई प्रॉपर आप यहाँ तक पहुँच जाओ।
तो ये आपका आया IM VM cos फाई 1/2। मैं इस 1/2 को लिख लेता हूँ 1/√2 1/√2। ठीक है, 1/√2 1/√2, कोई दिक्कत है? एक √2 यहाँ पहुँचा दिया, एक √2 यहाँ पहुँचा दिया, ये क्या बन गया? IRMS लिख दिया। ये क्या बन गया? VRMS लिख दिया। और cos फाई, यानी कि आपका फॉर्मूला निकल के आया P एवरेज इक्वल्स टू IRMS VRMS cos फाई। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर ये यहाँ पे क्या होता है सर IV cos फाई? अरे तूने मैथ्स नहीं निकाला, ये IRMS है यहाँ, आई पीक नहीं है यहाँ। तो अब तू फॉर्मूले में, तुझे फॉर्मूला जब तू पावर का लगाएगा तुझे IRMS ही रखना पड़ेगा, तभी तेरा आंसर आएगा। I0 V0 अगर तूने क्या कर दिया, अगर तूने I इज इक्वल्स टू I0, अगर तूने ऐसे लिख दिया बच्चे I0 पावर इज इक्वल्स टू I0 V0 cos फाई, पीक वैल्यू ले ली, तो तेरा आंसर गलत आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला तो निकाल तो रहा है भाई, ये निकाल के तुझे सब पता तो चला है। तो कोई बात नहीं। अब मज़ेदार बात देखना, आप मज़ेदार बात देखना, आपको मतलब खुश हो जाओगे आप कहोगे क्या बात है सर। cos फाई की वैल्यू क्या होती है? cos फाई R/Z होती है, नहीं होती है? कैसे? याद मत करो, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में बस ये फेज़र याद कर लो बस। इधर R होता है, इधर XC होता है, इधर XL होता है। मैं ज़्यादा मान लेता हूँ, कंडीशन तो कुछ माननी पड़ेगी। मान लिया XL इज़ ग्रेटर देन XC, XL इज़ ग्रेटर देन, तो XL माइनस XC यहाँ आया, इसका रिजल्टेंट तो ये फाई बन गया। ये फाई है तो ये ट्रायंगल बन गया, यानी कि cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/Z। भाई ये तो Z आता है ना जब आप रिजल्टेंट निकालते हो, तो R/Z। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ बना रखा है। ये देखो R इधर, ये अब तुम्हारा Z इधर आएगा, यहाँ कंडीशन मैंने XL इज़ ग्रेटर देन XC मान के कर रखा है। तो तुम्हारा cos फाई कितना आ गया? R/Z। आया नहीं आया? अरे समझ रहे हो? अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको, चलो थोड़ी देर बाद इसको कन्वर्ट करूँगा, मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी नहीं करता, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले मैं अलग अलग के लिए रजिस्टिव सर्किट ले लेते हैं। अब रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव जो है, उसके अंदर जो करंट है वो फेज़र से ही हो जाता है, सब फेज़र से होता है। ये भूल जाओ, फेज़र बनाओ, ये भूल जाओ, ये सब भूल गया। तो आई भी इधर है तुम्हारा जैसे फेज़र, इसको अलग से बना लेते हैं, छोड़ो चलो, मज़ा आएगा। आप अपन को तो सिखाना है देखो, और तुम्हें सीखना है। तो बच्चे, अब मेरे पास ये आ गया, कुछ याद नहीं रखना, मुझे ये फेज़र याद करना है। मुझे याद है मेरे मास्टर ने सिखाया था IR/VR, यानी कि आई की तरफ इधर ये होता था VL, ये होता था VC। मेरे मास्टर ने सिखाया था कि जो जो कंपोनेंट हो उसको रख लो, बाकी को काट दो। इसमें तो खाली R है, इसमें खाली R है, तो मास्टर के बताए हुए हिसाब से इसको काट देता हूँ। यहाँ पता चल गया I और R सेम डायरेक्शन में, तो फाई कितना है? 0। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। फाई 0 है तो cos फाई कितना आया? 1। अगर cos फाई 1 आया, अगर cos फाई कितना है? cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि IRMS VRMS cos फाई, यानी कि P विल बी इक्वल्स टू IRMS VRMS। अब कई बार सोचते हैं हम कि ये IRMS VRMS क्यों बनाया? सिमिलैरिटी के लिए। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ते थे P इज इक्वल्स टू IV, तो AC के अंदर सिमिलैरिटी बनाने के लिए आप बस यहाँ IRMS VR, अब देखो फॉर्मूला सेम है। तो अब आपको हमेशा के लिए याद क्या रखना है कि DC में IV होता है और AC में IRMS VRMS। आपकी कभी गलती अगर हो जाए तो मुझे बता देना पावर में, कभी गलती नहीं होगी। NCERT की जब आप लाइन पढ़ोगे ना बेसिक में जाके, तो बेसिक में जाके ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ ये एडवांटेज बनाने के लिए IRMS को डिफाइन किया गया है। एडवांटेज होगी ना, क्या एडवांटेज हुई? अब आपको आपकी सिमिलैरिटी आपने बना दी, P इज इक्वल्स टू IV, ख़त्म। P इज इक्वल्स टू IV किसके लिए? DC के लिए। तो DC वाला फॉर्मूला सब बच्चों को याद होता है। अब DC वाला फॉर्मूला है, जैसे मान लो P इज इक्वल्स टू I²R, आपको AC का लिखना है, तो P विल बी इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर इंटू R। अब कई बच्चे सोचेंगे सर वहाँ तो L और C भी तो है। अब आ जाना आगे, मज़ेदार बात तेरे को अभी तो पता चलेगी। प्योरली अगर इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात करी जाए, फिर से मेरा बच्चा क्या करेगा? फिर से फेज़र बनाएगा। तो अब उसको तो फेज़र बनाना आता है, वो करेगा ऐसे। देखो भाई IR इधर, तो VR सेम फेज़ में होते हैं, VL मैं यहाँ लिखता हूँ और VC यहाँ लिखता हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको सब कुछ बताएगा ये। देखो अब मैं कौन सा प्योर कैपेसिटिव की बात करता हूँ, तो इसको काट दो, तुरंत कांटा लगा दो इस पर, ठीक है। VC काट दो, VL काट दो, खाली VC बचा। आप देख रहे हो ये तुम्हारा IR तो इधर ही है, कितना फेज बना? π/2। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कौन आगे है? IR याद है। तो ये फेजर इतनी तगड़ी चीज़ है, और AC के अंदर यही है बेटा, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं।
इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, और यहाँ से सवाल आता ही आता है। तो अब ये IR हो गया, ये VC हो गया, और ये सारा मैंने लेक्चर में कवर कर रखा है। आप कोई भी बच्चा अगर हो, अगर आप AC चैप्टर आपका वीक है, आप वो लेक्चर जाके देख लो, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बहुत बेहतर हो जाएगा चैप्टर, और सारी बातें आपको समझ में आएगी। IRMS का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ मैंने सारा कवर कर रखा है, सारी बातें। तो ये फाई आ गया। अब फाई आ गया तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? बच्चे ने तुरंत सोचा cos फाई तो cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 तो 0 होता है। अरे अगर cos पाई बाई 2 0 है तो पावर तो 0 हो गया, यानी कि सर करंट तो है, सर सर्किट में करंट तो होगा ना? हाँ है भाई करंट तो, और करंट है सर और पावर 0 है, ये क्या चक्कर है सर? यही तो मज़ेदार बात है। यहाँ से एक नई चीज़ का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं हम वॉटलेस करंट, यानी कि करंट है लेकिन लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा करंट है? इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। और प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, अगर मैं C को काट दूं, खाली L हो, तब भी पाई बाई 2 90 बन रहा है। सॉरी, फेस कितना बन रहा है? पाई बाई 2। तो इसका मतलब तब भी तुम्हारा पावर तो 0 हुआ। तो आप मेरी बात मानते हो ना ये तो, कि भाई दोनों के दोनों सर्किट, अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, तो यहाँ तुम्हारा कोई एनर्जी लॉस, कोई पावर का लॉस नहीं होना है। तो खाली पावर का लॉस करेगा कौन? ये वाला खाली रजिस्टेंस RLC भी लगा लो। अब हम कहाँ चलेंगे? अब देखो, ध्यान से देखो, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं। P एवरेज कितना हो गया तुम्हारा? 0, ठीक है बच्चे। नो पावर डिसिपिएट अक्रॉस L एंड C, इवन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। करंट है, इसलिए इसको यहां से एक नई चीज का इजाद हुआ जिसको बोला गया वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट की डेफिनेशन ये आपको सीधा किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन आया कैसे? यहां से, कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो उसको हमने ये बोल दिया। अब ये वॉटलेस करंट क्या है? अगर मान लो करंट तुम्हारा इधर है, E तुम्हारा इधर है, ये तुम्हारा फाई एंगल बन रहा है। तो अगर आप अब ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। यहाँ ये कंपोनेंट क्या हो गया? I cos फाई, ये क्या हो गया? I sin फाई, यानी कि करंट के दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, I1 और इसको बोल दिया मैंने I2। क्या जो तुम्हारा I1 है वो वोल्टेज के साथ कितना बना रहा है? पाई बाई 2। तो अगर मैं ऐसे लिखूं P इज इक्वल टू I1E cos पाई बाई 2, तो ये तो 0 ही आएगा ना पावर। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला I sin फाई, ये जो कंपोनेंट होता है, इसको इनएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, यानी कि इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट मेक्स पाई बाई 2 फेज विद वोल्टेज। देख रहे हो ना, ये कंपोनेंट जो है, आपने ये वेक्टर की तरह दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो इसके पैरेलल है, ठीक है। इसलिए आप देखो यहां से सीधा लिख सकते हो I E cos फाई। I और V की मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो ये आ तो गया आपका, और यही तो आप पढ़ के आए हो, I V cos फाई। AC चल रहा है ना, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी RMS है। आपने अगर AC के अंदर ये बोल दिया कि P इज इक्वल टू IV cos फाई, तो AC चैप्टर के अंदर RMS होता है, वो समझ रहे हैं आप। और सारा का सारा लॉस किसके अक्रॉस होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब आपको वो बात समझ में आएगी। अब ध्यान से देखना, देखो RLC सर्किट था बच्चे, IV cos फाई था, IV क्या था? RMS वैल्यू। ये वाला मान लो, ये वाले में कंडीशन मैंने वही ले ली कि XL, क्योंकि Z ऊपर आ गया ना, तो सीधी सी बात है XL मैंने ग्रेटर दे दिया है। ये कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, XC ग्रेटर हो सकता है या XL ग्रेटर हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे बच्चे। तो cos फाई क्या हो गया? R बाई Z, ये हम पढ़ के आए हैं। ये ट्रायंगल देख लो ना, cos फाई R बाई Z। IV cos फाई लिखो, cos फाई क्या होता है? R बाई Z लिख दिया, ठीक है। VRMS क्या होता है? VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू, अब कुछ घोंचू क्या करते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू IM इंटू Z। अरे पागल आदमी, जब IRMS ले रहा है तो IRMS ही लेगा ना, सेम क्वांटिटी लेगा तभी तो भाई। V को तू I मैक्सिमम ले लेता है, I को RMS। अरे V RMS ले रहा है तो वो भी RMS ले, वो मैक्सिमम ले रहा है तो वो भी मैक्सिमम ले। मतलब तू RMS वैल्यू लेके और कह रहा है वो तुझे पीक वैल्यू दे देगी। मतलब बच्चे क्या करते हैं, IRMS इज इक्वल्स टू V बाई V पीक, मैक्सिमम ले लिया, डिवाइड बाई। मतलब तू पीक वैल्यू ले रहा है, ये वाली वैल्यू ले रहा है, और तू कह रहा है कि तुझे IRMS मिल जाएगी। अरे भाई कैसी इलॉजिकल बात है, समझ रहा है ना तू। तो आप गलतियां ही खुद करते हो। तो यहाँ तुम्हें सीधा सीधा दे रखा है, तुम्हारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तो RMS है तो पहले ही कन्वर्ट कर ले। अब क्या करूँ सर, तो ये तो पीक वैल्यू, अरे तो VRMS VM बाई रूट 2 पहले ही लिख ले। अब तुझे इसके हिसाब से चलना है, IRMS के हिसाब से, तो पहले ही कन्वर्ट कर ले तू।
अब तेरे लिए, अरे भाई अगर तुझे सवाल में ऐसा दे रखा है कि 20 साइन ओमेगा टी, तो तू पहले ही RMS लिख लेना 20/√2, खत्म कहानी। अब ना गलती होगी ना कुछ होगा, फटाफट ये रखनी है वैल्यू, क्योंकि तुझे पी में क्या चाहिए, IRMS वैल्यू चाहिए ना। तो अब ध्यान से देख, I इंटू जेड, ये R/Z, काट दे बेटा, कट के क्या हो गया, I²R। तो अब तेरे को एक बात समझ आ रही है ना, अभी क्या है, cos φ R/Z रखा तूने यहाँ, देखो कितना तगड़ा जादू हो गया। V इज इक्वल टू IZ होता है नहीं होता है? तू कह रहा है हाँ सर, ये तो बात सही है भाई, V इज इक्वल टू IZ ही तो करेगा। अगर IZ हो रहा है, ठीक है, तो Z से Z कट गया, यानी कि P इज इक्वल टू I²R। इवन देखो, ध्यान से देखो, इवन इन सच केसेस पावर डिसिपेट अक्रॉस आर, यानी कि पावर तो हमेशा आर के अक्रॉस ही ड्रॉप होगी। और ये बात मैं यहाँ बता के तो आया हूँ, क्योंकि एल और सी जो फेज बनाते हैं वो π/2 का बनाते हैं, तो वो तो सीरीज में तू लगाएगा तब भी तो वो बना ही रहा होगा ना। क्या तू मेरी बात समझ रहा है? तो यहाँ से वो चीज़ हमने प्रूव कर दी कि सिर्फ रजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अब अगर तू, अब देख सिमिलैरिटी क्या है, अब सिमिलैरिटी समझना। तेरे को सवाल आ गया कि भाई ये तेरा सर्किट है, ठीक है, इसमें पावर लॉस बताओ। तो पावर लॉस निकालने का तरीका क्या, एक तो IRMS VRMS cos φ। तो अब तू एक तो IRMS VRMS मीन का झंझट खत्म, AC चैप्टर की बात कर रहा है तो ये R है RMS। तो एक तरीका तो ये निकालने का है, cos φ निकाल। एक तरीका क्या है निकालने का, P इज इक्वल्स टू IRMS I²R। P क्या होता है, तू AC वाले करंट वाले चैप्टर में करंट I²R पढ़ के आता है, P क्या पढ़ के आता है, V²/R। अब तू कह रहा है कि सर AC वाला चैप्टर आ गया, कुछ मत कर, यहाँ बस RMS कर दे, खत्म। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये हो तो रहा है, ये RMS ही तो है भाई, ये RMS ही तो लेके चल रहा है तू मीन में डील ही नहीं कर रहा। तो मीन को याद क्यों करना है, मीन को तो कन्वर्ट कर लो IRMS, सवाल ही गलत नहीं होगा। तो पावर हमेशा डिसिपिएट होगी अक्रॉस। रेजोनेंस की बात करें, अगर सर्किट रेजोनेंस में है, सर्किट रेजोनेंस में है तो ZR के बराबर होता है, तो और अच्छी बात है। XL हो तो अच्छा, हो ना हो तो अच्छा, ठीक है। पर जो तुम्हारा लॉस होगा वो अक्रॉस आ रही होगा, P इज इक्वल टू I²। तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सवालों पे आ जाते हैं। आई होप कि अब आपके सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब जैसे सवाल देखो आप, LCR सीरीज सर्किट है, 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद AC सोर्स। अब AC सोर्स दे दिया आपको 400 वोल्ट, तो मैंने बताया AC सोर्स के लगा हुआ है, ये इसने ऐसे थोड़ी ना दिया है 400 साइन ओमेगा टी, ऐसे दे दिया सिंपल। तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, VRMS 400 वोल्ट। तो VRMS तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हें तो वही यूज करनी है VRMS। एंगुलर वेलोसिटी दे दी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, वेलोसिटी कह रहा हूं। When only the capacitance is removed, ये कह रहा है खाली जब कैपेसिटेंस रिमूव किया गया तो करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 60 डिग्री, करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कुछ फेज बनेगा। पहली कंडीशन ये है ना, आपने सी हटा दिया तो आई आर तो तुम्हारा ऐसे है ना, तो आर और एक्सएल से भी तो हम फेज निकालते हैं ना। ये क्या है, VL है ना, ये आई है, ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा पीछे है, करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ये कह रहा है करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज 60 डिग्री, ये आपने बना दिया 60 डिग्री। ठीक है जी, आगे चलो। व्हेन ओनली इंडक्टेंस, खाली जब इंडक्टेंस रिमूव हो गया तो ऊपर वाला पोर्शन कट कर दो, खाली XC आ गया। तो यहाँ से तुम्हें ये 60 डिग्री का तब बन रहा है। तो यहाँ से तुमने क्या निकाला, एक कंडीशन इसलिए है क्योंकि उसने आपको R तो दे दिया लेकिन XL XC नहीं दिया, फिर कंडीशन के थ्रू XL XC, तो आपने यहाँ से देखो XL निकाल लिया और यहाँ से XC निकाल लिया, वो दोनों बराबर है, तो सर्किट किस में है, रेजोनेंस में है। ठीक है, सर्किट किस में है, रेजोनेंस में है ना। क्योंकि वो इसलिए था, अब कई बच्चे कहेंगे सर जब R के अक्रॉस ही हो रहा है तो सर P इज इक्वल टू I²R लिख देंगे ना। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि अगर रजिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो रहा है, अगर रजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर का लॉस हो रहा है, P इज इक्वल टू I²R, IRMS का स्क्वायर R। आपने यही तो बताया था सर, आप कहोगे हाँ सर। अब RLC हो कुछ भी हो सर, ये तो हर जगह वैलिड है, हाँ ठीक है। अब IRMS जो है वो होगा तुम्हारा VRMS डिवाइड बाई Z, ऐसे ही तो निकालोगे IRMS। अब तुम्हें Z निकालने के लिए, Z कैसे निकालते हो, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब भाई XL XC का पता होना चाहिए ना, इसलिए निकाल रहा हूं, वरना मैं क्यों निकालूंगा। अरे पॉइंट समझ रहे हो मेरा, मजेदार है ना बात, समझ में आई ना। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि सर I²R ही लगा लो ना, तो IRMS निकालना तू, जब तू निकालेगा तुझे खुद पता चल जाएगा कहाँ अटकेगा तू।
एक्सेल एक्सी होने चाहिए। अब कहाँ से लेके आएगा एक्सेल एक्सी? अरे कहाँ से लेके आएगा, पैदा थोड़ी ना करेगा खुद से भाई, सवाल के हिसाब से ही निकालेगा ना। तो अब तुझे पता चलेगा कि रेजोनेंस पे है ये, तो ये तो गया खत्म। तो z इज इक्वल टू आर। अब होगा तेरा सवाल z इज इक्वल टू आर, वी आर एम एस तो ऑलरेडी पता है 400, आर कितना है 100, कट गया 4 एम्पियर। ये सवाल इसीलिए मैंने उठाया, ये इतना स्ट्रॉन्ग सवाल है। अब कॉस फाई क्या है, कॉस फाई तो लिख या ना लिख, अब ये मैंने अलग से लिख दिया आई वी, पर अगर मैं ये भी ना लिखूं, ये भी ना लिखूं, चलो मैं आई वी से नहीं बनाता सर, अब आई निकाल लिया, पी इज इक्वल टू आई आर एम एस है ना, ये भाई आर एम एस चल रहा है ये, क्योंकि मैं आर एम एस से ही लेके चल रहा हूँ सब कुछ, आर एम एस गिवन है। तो पी, अब बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर पी इज इक्वल टू ऐसे करो ना, अब आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अब तो आई भी निकाल लिया आपने, तो कोई बात नहीं भाई, 4 एम्पियर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना आर कितना है तुम्हारा 100, तो कितना आ गया 1600। देख सेम आंसर आ रहा है, दिक्कत क्या है, ऐसे कर ले। करने का तरीका है, आंसर तेरा हर जगह आके फिट बैठेगा सेम, बस जो मैंने तुझे अब अच्छे तरीके से जो बातें समझाई हैं उन बातों का बच्चे खास ध्यान रखना है। अपना अपना इसको थोड़ा फ्री कर देते हैं, अगले वाले पे चलो सवाल पे। अब ध्यान से देखो, आर एल सी दे दिया, एक्सएल एक्सी बराबर दे दिया, तो रेजोनेंस में हो गया। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, एवरेज पावर डिसिपिएट, ये क्या है पीक वैल्यू, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, भिड़ते ही सवाल करना बता रहा हूँ, इतना आ जाओ चलो, और सॉल्यूशन मत देखो। अब मैं इसको सवाल, अगर मैं बच्चा हूँ तो सवाल कैसे, मास्टर ने सिखाया था सबसे पहले तो वी आर एम एस निकाल, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट टू, तो मास्टर ने सिखाया था 100/√2। अब इसका मतलब हो गया √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50√2। चलो सर, चलो भाई वी आर एम एस तो आ गई। अब पी होता है भाई आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, सर ने बताया था खाली आर के अक्रॉस ही होता है, चाहे कुछ भी होता रहे। तो आई आर एम एस कैसे निकालूंगा भाई, आर एम एस होता है वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, और जेड क्या होगा भाई, ये तो उसमें है तो जेड तो आर के बराबर होता है। चलो वी आर एम एस कितना हो गया जी 50√2, 50√2 डिवाइड बाई आर कितना है भाई 2 है, तो ये कितना हो गया जी 25√2। तो 25√2 तो ये आ गया, तो यहाँ रख दो 25 25 625 25 25 गुना √2 यानी कि का स्क्वायर 2 आ गया, और आर कितना है जी 2, तो ये हो गया 4 25 चौका 100, 100 गुना 25 यानी कि 2500। फटाफट टिक करेगा बच्चा और आगे निकल जाएगा। देख लेते हैं भाई आंसर, यही देखो यही है। आई होप कि आपके मेरी बात समझ में आ रही होगी, कितने आसानी से मैंने सवाल को अटेम्प्ट किया है, और कोई कोई भागा दौड़ी नहीं है भाई, कोई भागा दौड़ी नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सीख लिया, मैं आपसे ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि आपको जमा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जमा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, अब सेम सवाल है, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूँ। देखो, अब ऐसे बच्चा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको सबको भूल जाओ, कोई नहीं देखेगा इस तरफ, कोई नहीं देखेगा, भूल जाओ, भूल जाओ बिल्कुल। द पावर फैक्टर हम पढ़ते हैं, द पावर फैक्टर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी मार्च जब शुरू होगा ना, तो मार्च में मैंने खुद कम से कम जो नीट वाले बच्चे हैं फिर वही बचेंगे, 15 टेस्ट पेपर में बना रहा हूँ फुल लेंथ आपके, जो जिसमें कि एनटीए ने जो प्रीवियस ईयर जो पूछे हैं और जो आने की संभावनाएं हैं, सवाल कैसे अप्रोच करनी चाहिए, तो मैं ऐसे लाइव पेपर सॉल्व करूँगा। लाइव मतलब ऐसे जो मैं अपलोड करूँगा तो आपको वही फीलिंग आएगी कि क्या गलती होती है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो 1 मार्च से 15 मार्च तक का हम सेशन रखेंगे, क्योंकि फिर तो मार्च अप्रैल और मई में होता है ना, मार्च में नहीं सॉरी अप्रैल में रखेंगे हम, ताकि वो लास्ट टाइम पे वो टचअप मिल जाए सारा कुछ। तब तक के लिए सीरीज आपकी चलती रहेगी, तो जो जो कमियां हैं, जहाँ जहाँ आप गलतियां करते हो वो आप इम्प्रूव करते रहोगे। कल सोच रहा हूँ मैं, अभी तक हमने इलास्टिसिटी नहीं पकड़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर और वगैरह वगैरह, वो वाला सेक्शन हम पकड़ेंगे कल। तो कल मैं ऐसे ही पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा कि क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बनाना तो ठीक है एक टास्क है, लेकिन सवाल में कैसे बनाना है, डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए एक टॉपिक के अंदर। जो जहाँ बच्चे फंसते हैं, जो जो टॉपिक हैं, आप अगर किसी टॉपिक में फंस रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक में मैं फंसता हूँ, सवाल मेरे से हमेशा गलत बनते हैं, तो हम उसकी भी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप जब ये देखोगे पावर फैक्टर, तो मुझे पहला दिमाग में आता है पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई विल बी इक्वल्स टू 1/√2, इसने मुझे दे दिया। द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू, यानी कि कैपेसिटेंस पूछ रहा है और आर एल सी है, तो cos फाई का मतलब होता है R/Z, ठीक है, आर गिवन है, आर गिवन है, यानी कि Z। अब समझ नहीं आ रहा, Z Z दिमाग में आया कि
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है, का अंडर रूट होता है। ठीक है, अब एक्स एल भी गिवन है। क्या गिवन है? एक्स एल भी गिवन है, एल है ना, तो एक्स एल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। एक्स सी आपने निकालना है, तो काम आसान हो गया ना आपका। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, मुझे ये नहीं पता कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी है या एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल है। अभी वो आपको पता चल जाएगा, क्यों फंसेगा बच्चा। अब बच्चे को इतना समझ में आना चाहिए, बेसिक सवाल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फेज़र बनाता हूँ। cos फाई आर बाई जेड होता है, तो या तो जेड ऊपर बने ऐसे आए, या जेड नीचे आए। मतलब या तो करंट के साथ वोल्टेज का फेस ऐसे, फेज़र ऐसे ही बनाते हो ना आप, या फिर तुम्हारा ये तुम्हारा आर हो गया और तुम्हारा एक्सी बड़ा हो। अगर तुम्हारा एक्सी बड़ा है तो तुम्हारा ये फेज बनेगा। तो कोस फाई 1/√2 का मतलब है फाई तो तुम्हारा 45 डिग्री है। यहाँ से बस इतना पता है, तो ये तुम्हें पता चल गया। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो आप देखो tan 45 में लगा सकता हूँ। इसकी बात करो, tan 45 क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, यानी कि एक्सी विल बी इक्वल्स टू एक्सएल माइनस आर। और एक्सएल भी जब आप यहाँ से देखते हो, एक्सएल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल 0.1, यानी कि कितना हो गया? 10 ओम। समझ रहे हो आप? तो अब यहाँ ध्यान से देखो, आप एक्सएल माइनस आर करोगे तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 0 आ गया। एक्सी तो 0 आ गया ना, नॉट पॉसिबल। अरे समझ रहे हैं आप? एक्सी 0 कब होगा? 1/ओमेगा सी, जब ओमेगा तुम्हारा क्या हो? इनफाइनाइट, जबकि ओमेगा तो फाइनाइट है। कैसे? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि tan 45, इसका मतलब क्या? अब एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल करो। पहले मैंने यहाँ क्या लिया? मैंने एल बड़ा ले लिया कि एक्सएल बड़ा है। यहाँ मैंने क्या कर लिया? एक्सी बड़ा ले लिया। एक्सी बड़ा ले लिया तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सी विल बी इक्वल्स टू एक्सएल प्लस आर। ये कंडीशन वैलिड है। इसलिए आपको वो समझनी है बातें कि ये इसका मतलब क्या है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता। जब भी आरएलसी सर्किट बनेगा तो मुझे नहीं पता करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रही है। समझ रहे हैं? जैसे इसके हिसाब से क्या है, यहाँ तुम्हारा आई होता है, यहाँ तुम्हारा वी होता है, तो करंट तुम्हारा लैग कर रहा है। यहाँ आई यहाँ है और यहाँ तुम्हारा, तो ये क्या कर रहा है? करंट तुम्हारा यहाँ लीड कर रहा है, ये पीछे रह गया। तो ये बातें आपको वो समझ में आनी चाहिए इसी चैप्टर के अंदर। तो ये तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया, 1/ओमेगा सी आपने रखा, तो यहाँ से सी की वैल्यू 500 इंटू 10⁻², यानी कि सी विल बी योर आंसर। अब आप पावर फैक्टर के ऊपर जितना मैंने समझाया है, जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो चुका है और आप हर सवाल बनाने के लिए तैयार हैं। बस याद रखनी है, डीसी वाला चैप्टर हो तो आई वी पी इज इक्वल्स टू आई वी, ठीक है। एसी वाला चैप्टर हो तो आप क्या करोगे? पी इज इक्वल्स टू आई वी कॉस फाई, बस ये जुड़ जाएगा और ये सारी वैल्यू आई आर एम एस में होगी। आप अगर पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ये डीसी में लिखते हो तो यहाँ बस क्या लिखोगे? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। वी स्क्वायर बाई आर लिखते हो तो वो हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर एम एस में ही आप डील करते हो। तो पीक वैल्यू अगर आपको गिवन है, पीक वैल्यू गिवन है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये था तो मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था 50√। आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। आई एम और आई एस, सर कहीं आई एम आ जाता है, कहीं आर एम एस आ जाता है। अरे भाई, पीक लेगा, आई इज इक्वल्स टू अप टू 100/z करेगा, ये बराबर है, यानी कि z की वैल्यू 2, यानी कि 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर क्या आएगा? अरे जब तूने पीक वोल्टेज ली है तो करंट भी तो मैक्सिमम पीक करंट ही आएगा ना भाई। अब लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो आप कर ही लोगे, तो नॉर्मल सवाल है। लास्ट बात ये है, एक नोट पॉइंट है इसके अंदर। आपसे कई बार ये दिया जाएगा और ये फंक्शन है, आपसे पूछा जाएगा पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड बताओ। देखो, एम्पलीट्यूड है इसका b, पीक वैल्यू कितनी है इसकी? 7। पीक वैल्यू है मैक्सिमम फंक्शन कितना जा सकता है, उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। लेकिन अब मैं इसके अंदर मैं कह रहा हूं, हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पीक वैल्यू ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ आपने ऐसा कुछ नहीं है a प्लस, तो इसलिए हमारे जो फंक्शन होते हैं, हमारा जो v गिवन है वो कैसे? 100 साइन ओमेगा टी, ऐसे है ना। तो 100 साइन ओमेगा टी यही मेरी पीक वैल्यू और यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर मेरे ऐसे दे देता 50 प्लस 100 साइन, और मुझसे पूछ ले कोई स्पेसिफिकली पीक वैल्यू बताओ, तो पीक वैल्यू 150 होगी। एम्पलीट्यूड पूछ ले तो एम्पलीट्यूड अब आप 100 बताओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये एक नोट पॉइंट है, इस पर भी कई बार वो सवाल पूछ लेता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, और जो जो बच्चों को दिक्कतें आती हैं वो मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश करी हैं। और एंजॉय करो, पढ़ते रहो। मिलते हैं कल हम इलास्टिसिटी देखेंगे, ऐसे ही कुछ सेक्शन। और बाकी आप भी कमेंट करते रहा करो, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपका क्या वीक है।
जैसे आपने कोई टेस्ट दिया हो और आपको लग रहा है कि यार इसके तो मेरे से सवाल ही गलत होते रहते हैं, तो आप ज़रूर उस पे कमेंट करो, ताकि मैं अगले दिन वीडियो उसी पे बनाऊँ, या फिर जब भी 1-2 दिन में, मान लो अगले दिन किसी और टॉपिक को मुझे डिस्कस करना है, तो उससे अगले दिन डिस्कस कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ फॉर यू, कि आप इम्प्रूव करो, आपका बेहतर हो, आप अच्छे कॉलेज जाओ। दैट्स इट। मिलते हैं जी कल।